सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री पर वीडियो बनाओ प्लीज भाई। सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ सोलो लेवलिंग कब बनेगी? सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए, बना दूंगा। वैसे भी मैं अभी 200 चैप्टर पढ़ के आ रहा हूँ सोलो लेवलिंग के। पूरी मेरे दिमाग के अंदर सोलो लेवलिंग घुसी पड़ी है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो में स्पॉइलर होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। ये कहानी शुरू होती करीब उस समय जब इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 चीजें एग्जिस्ट करती थी। पहली लाइट, दूसरी डार्कनेस एंड तीसरा एक ऐसा क्रिएचर जो कुछ भी क्रिएट कर सकता था एंड उसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग। एंड आल्सो तुम इसे सोलो लेवलिंग का आर्केस भी कह सकते हो। और वैसे देखा जाए तो इतनी पावर होने का क्या ही फायदा अगर तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो तो। एंड फिर क्या, इसने डार्कनेस से बनाया मोनार्क्स को एंड लाइट से बनाया रूलर्स को। डार्कनेस वालों को कहा कि भैया तुम दुनिया को खत्म करोगे एंड रूलर्स को कहा कि तुम्हें दुनिया का बचाना है, तुम यहाँ के हीरो हो। एंड देन ये सालों साल लड़ते रहते हैं एंड यही चीज देख के एक रूलर काफी ज्यादा तंग आ जाता है एंड वो चले जाता है एब्सोल्यूट बीइंग के पास कि मालिक हमें थोड़ी सी पावर दो। क्या आप हमें ऐसे मरते हुए देखना चाहते हो? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे बंदे किस तरह मर रहे हैं? अब सिर्फ हमें एक मौका दीजिए, सिर्फ एक। दुश्मनों का सिर काट के आपके पैर पर ला के रख के देने। वाह। एंड फिर क्या, इतना सब कुछ सुनने के बाद एब्सोल्यूट बीइंग काफी कमाल की चीज कहता है एंड वो होती है उसका मुंह 1 सेंटीमीटर नहीं खुला। मैं बता रहा हूँ उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। एंड रूलर समझ जाते हैं कि मोनार्क्स तो ऐसे ही बदनाम है, असली तो विलन तो अपना ये एब्सोल्यूट बीइंग है जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमें मरवा रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे भी कुछ रोल सिस्टम होते हैं जो तुम्हें एपिसोड 2 में देखने को मिले थे अभी करंटली टाइम पे। वर्शिप टू गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव यू आर डिवोट टू द गॉड, नहीं तो मरोगे ही। एंड अपने रूलर सोचते हैं कि मर तो हम वैसे भी रहे हैं तो ये रूल्स फॉलो करके हम क्या ही कर लेंगे। और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब अगर कोई मारेगा तो वो होगा सिर्फ एब्सोल्यूट बीइंग। एंड वो सारे रूलर मिलके ये प्लान बना लेते हैं। सभी लोग सहमत होते हैं सिर्फ एक के एंड उसका नाम होता है एशबोर्न जो इस सारे ग्रुप का लीडर होता है। एंड हालांकि एशबोर्न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बट क्योंकि 1 वर्सेस 7 की लड़ाई थी तो ऑफ कोर्स अपने बाकी के रूलर्स एशबोर्न को मरी हुई हालत में छोड़ के जाके एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर देते हैं। वही काम उसका खत्म। एंड बाय द वे अगर तुम्हारे मन में सवाल चल रहा है कि भाई एब्सोल्यूट बीइंग तो सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो आखिर कैसे मर गया, तो मैं बता दूं कि उसके पास फाइटिंग स्किल्स नहीं थी। वो सिर्फ बना सकता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को, बट उतना टाइम रूलर्स ने दिया ही नहीं तो वो कट गया। और तुम्हें क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, बट तभी आ जाता है एक प्लॉट ट्विस्ट। एशबोर्न अचानक से जाग जाता है बट इस बार अच्छाई की ओर से नहीं, बुराई की ओर से। वो एकदम से इवल हो जाता है एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर काफी कमाल की एबिलिटी डाली होती है। शायद उसको डर था कि उसके मर जाने के बाद आखिर वॉर को चालू कौन रखेगा। एंड भाई साहब इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा ही डिफरेंट है। एशबोर्न की ये पावर होती है जब भी वो अराइज वर्ड को यूज करेगा तो जो भी लोग मर चुके होंगे, भले वो इस पार्टी के हो या दूसरी पार्टी के, वो उसकी आर्मी के अंदर शामिल हो जाएंगे जिसे शैडो आर्मी कहा जाएगा क्योंकि एशबोर्न अपना बन चुका है शैडो ऑफ मोनार्क। और वही दूसरी तरफ रूलर जो एब्सोल्यूट बीइंग का काट चुका है उसी के साथ वो एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए गए कुछ वेपन्स को यूज करते हैं वॉर में। एंड उनका पलड़ा मोनार्क्स के ऊपर काफी ज्यादा ही भारी होता है। और कहीं ना कहीं रूलर्स इसलिए भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि वो किंग ऑफ जायंट नाम के एक मोनार्क को पकड़ लेते हैं जिनसे उनका पलड़ा काफी भारी हो जाता है। बट अचानक से ट्विस्ट आता है उन दोनों का पलड़ा बराबर हो जाता है क्योंकि एशबोर्न आ चुका था। एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि एशबोर्न पार्टी बदल लेता है एंड मोनार्क्स के साथ हाथ मिला लेता है जिससे मोनार्क्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। वो रूलर से काफी ज्यादा आगे होते हैं लड़ाई में एंड उसका सबसे बड़ा कारण था अपने एशबोर्न का अराइज। एंड दोनों साइड में कोई भी मरे, एशबोर्न उन्हें अराइज बोलता था एंड वो उनकी टीम में आ जाता था। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था सिर्फ उनसे रूलर नहीं डरता था, मतलब मोनार्क्स भी सारे एशबोर्न से डरते थे कि वो हमें ना मारते कहीं। और ये सब देख के दो मोनार्क एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। एक था डीमन किंग बैरन और दूसरा था फैंग मोनार्क। एंड ये दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं एशबोर्न के खिलाफ जिससे एशबोर्न की आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और फिर क्या, तभी एशबोर्न को आ जाता है गुस्सा एंड वो डीमन किंग बैरन को वहीं पे निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अपना फैंग मोनार्क मतलब किंग ऑफ बीस्ट भाग जाता है। तभी अचानक से एक ट्विस्ट देखने को मिलता है हमें
एंड वहाँ पे आ जाते हैं रूलर्स एंड ऐशबोर्न पूरी तरह फाइटिंग के मूड पे होता है, बट अपने रूलर्स कहते हैं भैया हमसे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप हमारे बड़े हैं। ऐशबोर्न कहता है अगर तुम्हें लड़ाई रोकनी है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। एंड फिर भी वो चुपचाप चले जाते हैं उनसे माफी मांग कर, और यहीं पे ऐशबोर्न को थोड़ा सा रिग्रेट होता है। वो कहता है चलो वॉर नहीं करूंगा, एंड वो रेस्ट पे चले जाता है। वैसे भी उसकी आर्मी काफी ज्यादा डैमेज थी तो उससे रिकवर होने में काफी टाइम लगेगा, बट जब वो वापिस आता है तो वो ढूंढता है किंग ऑफ बीस्ट को मारने के लिए। एंड देन उसे पता लगता है कि रूलर्स ने अभी तक काफी सारे मुनाफ तो खत्म कर दिए एंड कुछ तो डायमेंशन रिफ्ट लेके वहीं से निकल गए। एंड अपना ऐशबोर्न भी उनके पीछे जाता है। वहाँ पे उसका मुलाकात होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंट्रस से। और फिर उसके बाद हमें काफी ज्यादा कमाल की चीज देखने को मिलती है कि एंट्रस और ऐशबोर्न दोनों हाथ मिला लेते हैं। वैसे भी रूलर उस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे एंड ऊपर से ऐशबोर्न से कौन ही पंगा लेगा, मरना थोड़ी है। वहाँ पे उसके बाद वो एक अड्डा ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो जगह होती है अर्थ, एंड यही से इंसानों का कनेक्शन जुड़ता है सोलो लेवलिंग की पूरी सीरीज में। एंड ये चीज रूलर्स को भी पता लग जाती है, वो इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं, बट ये दो पावर्स एक साथ जुड़ेंगी तो फिर इंसानों का तो कबाड़ा होना तय था। बट हमें देखने को मिलता है काफी बड़ा ट्विस्ट। रूलर्स यूज करते हैं कप ऑफ रिकार्नेशन जो एक्चुअली टाइम रिवर्सल कर सकता है, उससे वो 10 साल पीछे चले जाते हैं। ये बनाया गया था एब्सोल्यूट बीइंग के द्वारा। एंड बाय द वे इसकी खासियत है कि ये एक लिमिटेड अमाउंट तक ही यूज हो सकता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। एंड वैसे भी लड़ाई में ये वाले जीते जब वो वाले जीते, इंसानियत तो खत्म हो ही रही है। देन रूलर सोचते हैं कि हम सभी को तो नहीं बचा सकते, बट हम कुछ लोग को बचा सकते हैं जो वॉर खत्म होने के बाद अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। एंड तभी आ जाते हैं अवेकनिंग वाले सिस्टम एंड ये जो गेट वगैरह खुलते हैं ये इसी के कारण से चलते हैं। ये चीज हमें एपिसोड 1 में भी बताई गई थी कि 10 साल पहले गेट खुले थे तो ये रूलर्स की वजह से खुले थे ताकि वो इंसानों का भला कर सके। हालांकि उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। बाकी यही से पावर लैंड वाला सिस्टम आया था सीरीज। एंड आल्सो रूलर्स अपने लिए वेसल्स भी ढूंढते हैं जहाँ पे आगे जाके उनकी पावर को कोई हैंडल कर सके। ये सेम चीज ऐशबोर्न भी करता है, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वेसल को मिलना ही काफी ज्यादा मुश्किल काम था। दैट्स व्हाई हमें आर्किटेक्ट देखने को मिला जो एपिसोड 1 में हमें टेंपल के अंदर देखने को मिला था। ऐशबोर्न ने इसे काम दिया था कि उसके लिए एक अच्छी वेसल ढूंढना है। ऐशबोर्न ने कहा था कि उसे देना जो सबसे ज्यादा मौत को छू के टक से वापस आ चुका हो। ये पावर आगे जाके हमें चिन्हू के पास देखने को मिलती है जहाँ पे अपना आर्किटेक्ट तो चाहता था किसी अच्छे बंदे को मिले, बट इसको ऐशबोर्न ने चुना था क्योंकि वो काफी बार मौत को छू के टक से वापस आया। बाय द वे जो गेम वाला सिस्टम तो एनिमे की सीरीज के अंदर अभी देख रहे हो ये सब भी आर्किटेक्ट ने बनाया ताकि वो जिन्हों को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये हिस्ट्री अभी तक इतनी ही बताई गई है। बाय द वे सीरीज में अभी काफी कुछ कवर होने वाला बाकी है, बट प्लीज इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देना ताकि मैं अगली वीडियोस भी बना पाऊँ इसी तरह। एंड बाकी वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।